अवेयर करना, अवेयर, फिर अच्छे मतलब प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज होने चाहिए, मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए, मेडिकल असिस्टेंट एंड केयर टू पीपल, मतलब ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फीटस एवरी टाइम एंटी, एक तो आपका मतलब प्रेगनेंसी के टाइम और आफ्टर प्रेगनेंसी पूरा ट्रीटमेंट सब कुछ चीजों के रिलेटेड मेडिकल असिस्टेंस होना चाहिए। ओके बच्चा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर कैनिंग, जो भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है उसको रीचेबल होना चाहिए। मीन्स कोई भी टेक्निक अगर न्यू टेक्निक या डिस्कवर हुई है, जिस तरीके से मतलब अभी अल्ट्रासाउंड में भी फिर 4D अल्ट्रासाउंड आ गया कि बेबी का पूरा ही स्ट्रक्चर ऐसा वो एज्यूम कर देगा कि किस तरीके से बेबी है। तो जस्ट फॉर द डिटेक्शन, अगर डायग्नोसिस पर्पज से कोई इम्पोर्टेंट है तो उसको इम्प्लॉय कर लेना चाहिए। गुड मॉर्निंग। तो कोई तुम्हें गुड मॉर्निंग भी करते हो क्या? ओके चलो, अब बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस की, जो आपको शॉर्ट नोट्स में भी अगेन इंपॉर्टेंट रहता है और थोड़ा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। A fetus sex determination test based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid. एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। ओके अब देखो, ये भी जैसे कल मैंने बताया अभी तक, ये एक टेक्निक है जिसको यूज किया गया, डेवलप किया गया कि क्रोमोसोमल एब्रेशन, डाउन सिंड्रोम हो, केनिफर सिंड्रोम हो, ठीक है, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर बेबी को हो, वो आइडेंटिफाई हो जाए और उसको आइडेंटिफाई करके इंस्टेड ऑफ की एक अनहेल्दी बेबी एक जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ कोई बेबी ग्रो करे, जर्मिनेट करे, डिलीवर हो, उससे बेटर है कि लीगल उसका टर्मिनेशन कर दिया जाए। तो ये डिस्कवर जो स्टडी हुई थी और ये जो डिस्कवरी हुई थी, दैट इज रिलेटेड टू फाइंड आउट द जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल एबरेशन। ओके बेटा, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या हुआ, इससे सेक्स डिटर्मिनेशन स्टार्ट हो गया कि वो मेल है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। और अपनी कंट्री में थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम है, एशियन कंट्रीज में भी प्रॉब्लम है, यूएस वगैरह में इसको बेनिफिट की तरह लिया जाता है क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर फैमिली होती है, सिंगल फैमिली होती है, तो वो वाइफ और हस्बैंड अकॉर्डिंग टू बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, घर में जो चीजें उनको एसेंशियल चाहिए वो उसको प्रिपेयर करते हैं, तो वहां पे ये अलाउड है। ओके, fetal sex determination test based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid, amnion cavity की layer, amnion fluid, amniotic fluid surrounding the developing embryo, misused for the sex determination। तो क्यों किया गया था? क्रोमोसोमल पैटर्न, जेनेटिक डिसऑर्डर, इस तरीके की स्टडी के लिए इसकी डिस्कवरी हुई। और इसके ड्रॉबैक क्या आ गए कि इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाने लगा फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन आइडेंटिफिकेशन, लीड्स टू इंक्रीजिंग फीमेल फिटिसाइड। फिटिसाइड वर्ड फिटस को मार देना, ठीक है, किल कर देना। जैसे फंजीसाइड होता है, फंगस को किल करता है, माइक्रोबियोसाइड्स अगर आप कलेक्टिवली बोलो तो फर्टिलाइजर में यूज होता है, बायोपेस्टिसाइड पेस्ट के अगेंस्ट में यूज होता है। तो उसी तरीके से साइड वर्ड मतलब साइडल एक्टिविटी करने वाला फीटिसाइड, फीटस को किल कर दे। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, दिस इज अगेन मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन की अलग एक हेडिंग जा रही है, ठीक है। रिसर्च ऑन मतलब पॉइंट में जा रहा है ये, रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर इनकरेज टू फाइंड आउट न्यू मेथड्स टू इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वंस। देखो बेटा, रिसर्च जैसे जैसे बढ़ेगी ओल्ड वन के ऊपर न्यू वन आती है, न्यू वन के ओल्ड वन के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ उसको जब इम्प्लीकेबल किया जा रहा है तो वहां पे कुछ और आता है कि ये थोड़ा इस तरीके से हो जाए तो और बेटर आइडेंटिफिकेशन हो सकता है और बेटर ट्रीटमेंट हो सकता है। तो उसी तरीके से क्या है, तो इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वंस, और या तो कोई नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें आ जाए, इस तरीके की डिस्कवरी और ये सब आपका चल रहा है इसके अंदर। हाउ टू इम्प्लीमेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम सक्सेसफुली। ओके बच्चा, एमनियोसेंटेसिस तुमने पूछा था ना, देखो इसमें निडल यूज करते हैं, निडल को एंटर किया गया, एंटर करके एमनियोटिक फ्लूइड से, और इसको देखने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज हो रहा है, स्क्रीन पे ये दिखेगा, वहां से सिरिंज में फ्लूइड आएगा, फ्लूइड में टिश्यू रहेगा, लिक्विड टिश्यू, क्रोमोसोमल टिश्यू सब वहां पे प्रेजेंट रहते हैं।
उसकी स्टडी करके फिर जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह फाइंड आउट कर लो। तो एमनियोटिक कैविटीज, एमनियोटिक फ्लूइड, यूट्राइन गर्ड, फेसिया मतलब एक लेयर, एंड देन फाइनल स्किन, एडिपोज टिश्यू दिख रहा है ये लो। ठीक है बेटा, क्लियर? क्या हुआ, ऐसे ऐसे मुंह क्यों बना रहे? ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करना भी पड़ेगा आपको, बिना डॉक्टर बने। व्हाट इज सहेली? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इंडिया में डिस्कवर हुई है इसलिए पूछा जाता है, और इसमें हार्मोन नहीं है इसलिए भी पूछा जाता है, और सहेली सहेली है इसलिए भी पूछा जाता है, और लखनऊ में डिस्कवर हुआ है इसलिए हम तो प्रेफरेंस देते हैं। अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज फर्टिलिटी को रोकना, फर्टिलाइजेशन को रोकना, जिस भी मेथड से होगा वो सब कलेक्टिवली नोन एज कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक। ओके, तो एक टैबलेट है सिंपल। सहेली किसकी हो गई? गर्ल्स की। फीमेल्स की सहेली हो गई, सहेली मतलब फ्रेंड, हिंदी में उसको सहेली बोलते हैं, गांव में उसको सखी भी बोलते हैं। कन्हैया जी का कुछ तुम लोग सुनते होगे तो गोपियां सखियां इस तरीके के वर्ड सुनते हो, ठीक है? तो सखी सहेली एक सीरियल भी आता था। A new oral contraceptive for the female developed by direct question है CDRI, Central Drug Research Institute, लखनऊ। इंटरव्यू दिया था मैंने, मेरा हुआ नहीं था यहाँ रिसर्च। CDRI लखनऊ, ठीक है, इंडिया में ही है, ऑब्वियसली यूपी में है, इंडिया में। सहेली का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नो नॉट हार्मोनल, नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, वंस अ वीक पिल है। बाकी आप जो कॉम्बिनेशन अभी आगे और पढ़ोगे वो सब क्या है, डेली लेने वाली है, क्योंकि वो हार्मोन बेसिस पे है। तो जिस तरीके से फीमेल बॉडी, ऑब्वियसली अब ये ड्रग्स किसको लेनी है, फीमेल को लेनी है, ठीक है? फीमेल बॉडी में जिस तरीके से आपने हार्मोनल डेवलपमेंट का एक चेंज देखा कि हार्मोनल का कंसंट्रेशन वेरी हो रहा है, फीडबैक इनहिबिशन वगैरह हो रहा है, फीडबैक सिंथेसिस हो रही है, तो ऑब्वियसली वो हर दिन वेरी करता हो। 28 डेज के पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोनल कंडीशन वेरी करती है। तो जब आप किसी पील पे डिपेंडेंट हो और इस तरीके के पील आप देख रहे होगे तो वो डे वाइज वहां पे डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से लिखा हो। ओके, तो ये सबसे ज्यादा ड्रॉबैक है उन पील्स का। ऑल्दो उनके स्ट्रिप पे लिखा होता है और वो डेट के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट होती है, और डेट वाइज एनालिसिस है कि फीमेल की बॉडी में कितना हार्मोन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो आपका जो यूट्राइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल का आपने देखा, तो जस्ट आप सोचो ऐसे कि ओवुलेशन का टाइम और यूट्राइन की थिकनिंग, इसको वेरी कर दिया जाए, डिस्टर्ब कर दिया जाए, तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। अब ड्यूरिंग दिस पीरियड जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में है वो फीमेल, वो रिप्रोड्यूस फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइज एग बनेगा, लेकिन वो इम्प्लांट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूट्राइन लेयर कोलैबोरेटिव नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है यूट्राइन लेयर के फॉर्मेशन में और एग के रिलीज होने में, ओवुलेशन। ठीक है, पढ़ेंगे जैसे जैसे आता है उसको देखेंगे। तो ये कैसे है ये ड्रग? एक तो सबसे बेटर चीज इसमें क्या है कि इसमें हार्मोन नहीं है, ड्रग है, केमिकल्स है। केमिकल मतलब हार्मोन भी केमिकल ही होता है, लेकिन ये हार्मोन नहीं है, और वीकली पिल है, वंस अ वीक पिल है। दोनों क्वेश्चन है, CDRI क्वेश्चन है, और सहेली ब्रांड तो है ही, और ड्रग भी इसका क्वेश्चन है। एक्टिव जैसे ड्रग आप देखते हो ना, आप निसिप ले रहे हो तो उसमें ड्रग क्या, निमेसुलाइड और पैरासीटामोल, तो दैट इज ड्रग। तो सहेली तो उसका नाम दे दिया गया, एक्चुअली उसमें ड्रग क्या है, ऑर्मिलो एक्सिफेन सेंटप्रोमेन। एक्टिव केमिकल, जो ड्रग होता है उसको एक्टिव केमिकल बोलते हैं, क्योंकि बाकी उसमें कुछ टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, कुछ बाइंडिंग एफिनिटी के लिए यूज किया जाता है कि टैबलेट को टैबलेट की तरह बाइंड भी करके रखना है ना। ठीक है, मैंने तो जॉब की हुई है फार्मेसी में, कंपनी में, मतलब वहां पे तो मैं फॉर्मेशन देखा है, तो इनकी बाइंडिंग एफिनिटी कितनी देर में ये बाइंड करेगा, वाटर में डालने पे कब डिसॉल्व करेगा, डिस्पर्जन टाइम, ये सब कैलकुलेट किया जाता है। और प्रॉपर वो जैसे टेस्टिंग के लिए पहले QC डिपार्टमेंट में जाएंगे 10, 15, 50 टैबलेट बन के, और वो सारे पैरामीटर को जब ओके हो जाएगा तब वो टैबलेट जाती है पूरी फाइनल मैन्युफैक्चरिंग और देन पैकिंग। ओके, तो इस तरीके की चीजें होती है। तो उसी में एक्टिव ड्रग, जब अब उस ड्रग की डिस्पेंसिंग होगी ना, कि उस ड्रग का फॉर्मेशन का ऑर्डर आए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैरासीटामोल है उसके अंदर, बहुत सारे और केमिकल होते हैं जो बाइंडिंग के लिए, टेस्ट के लिए, या उसकी रिएक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी एक ड्रग होता है, एक ड्रग, दो ड्रग, जो कॉम्बिनेशन है उस तरीके से ड्रग रहे, तो दैट ड्रग इज नोन एज एक्टिव केमिकल।
तो एक्टिव केमिकल सहेली का जो कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह वर्क कर रहा है दैट इज सेंट्रोमेन और मैक्सो और मैक्स और मेलोक्सिफेन. इट इज अ सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर. अब देख लो क्या है ये, समझो वर्ड को. सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ठीक है. अ क्लास ऑफ मेडिकेशन विच एक्ट ऑन एस्ट्रोजन रिसेप्टर. एस्ट्रोजन रिसेप्टर क्या करेंगे, एस्ट्रोजन की बाइंड करने की सिग्नलिंग, एस्ट्रोजन जो फंक्शन कर रहा होगा वो वाला फंक्शन करने के लिए रोक रहा होगा अब ये ड्रग, क्योंकि एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे ये ड्रग जाके बाइंड करता है. अब एंजाइम क्लासिफिकेशन किसी को याद हो तो वहां पे मैंने इस तरीके इनिबिटर और चीजों के कॉन्सेप्ट बताए. एक एक्चुअल चीज नहीं है, या एलोस्टेरिक इनिबिशन प्रोडक्ट जाके बाइंड कर जा रहा है फर्स्ट एंजाइम से, तो कई चीजें वहां तुम लोग ये कॉन्सेप्ट बेस पे मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़े थे. तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से क्या हो रहा है कि एक केमिकल आपने डिजाइन कर दिया, उस केमिकल का स्ट्रक्चर जो था वो हूबहू एस्ट्रोजन जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन वो केमिकल एस्ट्रोजन नहीं है, तो वो नॉन हार्मोनल हो गया. और उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, जो उसके फंक्शनल ग्रुप है बाइंडिंग कर रहे हैं, वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे बाइंड कर सकते हैं. ओके, तब बॉडी में ये अमाउंट रहेगा तो ये एस्ट्रोजन से क्या करेगा, कंपिटिटिव इनिबिशन करेगा बाइंडिंग के रिसेप्टर पे. ठीक है, एंजाइमेटिक कंपिटिटिव इनिबिशन नहीं है, जस्ट इसके बाइंडिंग के लिए. अब रिसेप्टर पे या तो सहेली की ड्रग आके बाइंड कर जाए या तो एस्ट्रोजन आके बाइंड कर जाए. तो ऑब्वियसली ये रिक्वायर्ड अमाउंट में जा रही है बॉडी में, तो ये इसका अमाउंट ज्यादा होगा, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो ये रिसेप्टर्स को ऑक्युपाइड कर लेगा. क्लियर है बेटा. एस्ट्रोजन बाइंड हो गया, मतलब अब फंक्शन देखो, एस्ट्रोजन का फंक्शन था डेवलपमेंट ऑफ यूट्राइन लेयर में प्रोजेस्टेरोन के साथ था, फॉर्मेशन एफएसएच की सिंथेसिस में साथ में था, तो सारा फॉलिकुलर डेवलपमेंट ओवुलेशन ये सब कहीं ना कहीं इस ड्रग से अंडर द कंट्रोल हो गया, नेचुरल फिनोमिना से डिस्टर्ब हो गया. ओके बेटा, साइड इफेक्ट कम है इसके. देन आता है पॉजिटिव आउटकम ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम. क्या क्या इसकी पॉजिटिविटी है, ऑब्वियसली नॉलेज बढ़ेगा, मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों में, तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा. तो बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम बोलो या रिप्रोडक्टिव एजुकेशन या सेक्स एजुकेशन, कुछ भी बोलो, तो ऑब्वियसली सेक्स रिलेटेड जो भी भ्रांतियां, जो भी लोग बात नहीं करते, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके अवेयरनेस मिलेगी, उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे. डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को बोलते हैं MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एंड IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ठीक है, अवेयर रहेगा, अंडर द प्रिस्क्रिप्शन, अंडर द गाइडेंस ऑफ द वेल ट्रेन्ड डॉक्टर्स है, ऑब्वियसली मोर्टेलिटी रेट में कमी आई. जैसे नॉर्मल मैंने लाइफ स्पैन के पढ़ाते वक्त भी बताया था कि लाइफ स्पैन अब हमारे इंडिया में एवरेज से ऊपर जा चुका है. पहले लाइफ स्पैन था, एवरेज लाइफ स्पैन 60 to 70 ईयर्स था, अब लाइफ स्पैन 80 to 90 ईयर्स है. लेकिन हेल्दी लाइफ स्पैन की बात करोगे तो दैट इज नॉट, मतलब ऐसे ऐसे ड्रग्स आ चुके हैं, ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट ढूंढ चुके हैं, ऐसे ऐसे बीमारियों के इलाज हैं कि आप पूरी जिंदगी दवा के खाते खाते आप जी सकते हो. ओके, एक्सेप्ट सर्टेन डिजीज, अभी उनके भी आ जाएंगे, जब कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट आ जाएंगे तो उनके भी श्योर एंड शॉर्ट आ जाएंगे, और उसमें भी स्टेज वाइज आ ही चुका है. तो लाइक कि हम लाइफ स्पैन को बढ़ा चुके हैं, लेकिन हेल्दी लाइफ वाला अगर आप देखोगे तो पहले लोग ज्यादा हेल्दी होते थे नेचुरली. आज के केस पे लोग मल्टीविटामिन, कुछ नहीं तो मल्टीविटामिन, आयरन, कैल्शियम ये तो ले ही रहे हैं, इनकी गोलियां तो ले रहे हैं, नेचुरल सप्लीमेंट में नहीं है, तो दैट इज ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन द केमिकल्स. ओके बेटा, तो जब हम इन सारी चीजों की नॉलेज को अप्लाई करते हैं तो मेडिकल क्या कर रहा है कि मेडिकल कोई भी कंडीशन है उससे बचाने की कोशिश करेगा. तो ऑब्वियसली मोर्टेलिटी रेट के जो जो रीजन है कि किस तरीके से सिजेरियन क्यों करना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं करना, किस केस में नहीं अलाउ करना चाहिए, तो उस केस में वो नॉर्मल डिलीवरी हो रही होगी उस एरिया में, तो उतने लोग डॉक्टर को प्रेफर करेंगे, डॉक्टर को प्रेफर किए तो वो केसेस के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे. सेम वे में मदर को क्या क्या फूड देना चाहिए, बच्चे के लिए आयोडीन क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें जब पता चल गई तो वो अप्लाई हो गई तो मोर्टेलिटी रेट कम हो गए. तो इंक्रीज द नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर. आफ्टर डिलीवरी का जो बेबी का और मदर का केयर है दैट इज इंक्लूडेड इन पोस्ट नेटल केयर.
इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, जागरूकता पॉपुलेशन वाला, हम दो हमारे दो, ठीक है, ये सब स्लोगन। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज, अब अगेन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या एसटीआईज बोलते हैं, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ओके, इन दोनों ही केस में नॉलेज आ गई, ट्रीटमेंट आ गया, तो बेटर क्योर हो गया। लोग बात करते हैं, भले ही अकेले में जाएंगे डॉक्टर से मिलने, अपना अपॉइंटमेंट सब कुछ सीक्रेट रखा जाएगा, कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, डॉक्टर भी कुछ लीक नहीं करता है, लेकिन इतना तो है कि हाँ वो मेल और फीमेल पर्टिकुलर या तो कपल जाके कांटेक्ट करेगा, तो बेटर डिटेक्शन हो गया। एंड क्योर, डिटेक्शन एक बार मेडिकल में कहा जाता है, सही डायग्नोसिस इज वेरी एसेंशियल फॉर द राइट ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस ही सही नहीं हुई और आप ट्रीटमेंट करते रह गए तो फिर केस बिगड़ जाता, ठीक है। अलग अलग, जैसे अब तुम एड्स की बात करो तो एड्स 100% मोर्टेलिटी रेट है। अगर किसी को एड्स हुआ है तो वो मरेगा तो जरूर, लेकिन तुम ऐसे भी बोल सकते हो वैसे भी मरेगा। तो एड्स एक ऐसा है कि मोर्टेलिटी रेट हाई है, 100%, कोई नहीं बचता, एड्स हुआ तो कोई बचेगा नहीं, लेकिन वो किस वजह से मरेगा इसमें बहुत वेरिएशन। एड्स होने के बाद हो सकता है कि उसको सिंपल इम्यून सिस्टम है, उसको सर्दी जुकाम इस लेवल का हो गया कि उसका इम्यून सिस्टम डील नहीं करके कर पा रहा है और वो लंग्स के डैमेज होने से मर। तो कॉज अलग अलग है, लेकिन फैटलिटी है, मतलब वो फैटल, 100% फैटल। लेकिन बहुत सारी हैं कि सिफिलाइसिस वगैरह इनका ट्रीटमेंट है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, इन सब का ट्रीटमेंट है एक लेवल तक। तो सारी डिजीज ऑब्वियसली क्योरेबल तो है, बट जैसे एग्जांपल दिया मैंने एड्स का, तो एड्स का क्योर अभी तक नहीं आया। ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब क्या हो गया, पॉजिटिव आउटकम्स हुए। जस्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना रहेगा। इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, एक सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्दी लोग ज्यादा रहेंगे तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन हेल्दी प्रोड्यूस होगी, नेक्स्ट जनरेशन फिर नेक्स्ट इकोनॉमी, नेक्स्ट पूरा भविष्य देश का क्या हो कि रहता है। फिर पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल क्यों रिक्वायर्ड आया कि कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करना है, उससे रिलेटेड पूछेगा तो इसके इर्द गिर्द रह के आपको आंसर लिखने पड़ेंगे, सब्जेक्टिव के लिए सब जरूरी है। Increased health facilities along with better living condition had an explosive impact on the growth of population, obviously, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटी होगी, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा, मोर्टेलिटी रेट कम होगा। वी आर सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन वर्ल्ड, फर्स्ट कौन है, चाइना। एवरेज 6% इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन, कितनी पॉपुलेशन है अपनी, समझ से, अगर सिर्फ इंडिया इंडिया, जैसे कोरोना के केस में अपनी पॉपुलेशन एक निगेटिव था, निगेटिविटी थी, अगर हमारे यहाँ अमेरिका जैसी कंडीशन होती ना तो लाशें बिछ जाती, ये हम लोगों को था डर। लेकिन हमारा जो क्लाइमेट है, जो हमारे यहाँ के लोगों का इम्यून सिस्टम था, दैट इज अवर पॉजिटिव। इसमें सरकार ने बहुत कुछ किया, लेकिन जो एक जीन के अंदर है ना, जो यहाँ के क्लाइमेट के अंदर है, वो रिस्पॉन्सिबल था, नहीं तो हमारी मेडिकल कंडीशन इतनी खराब है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, इसमें ही इतनी मारा मारी, सेकेंड वेव में तो ऑक्सीजन ब्लैक में हर कुछ एकदम ऐसा हो गया था, लोग सड़कों पे भी मर रहे थे, रिपोर्टिंग उतनी नहीं हुई है, बट लखनऊ वखनऊ साइड में हुआ है, लोग तड़प तड़प के मरे हैं, रोड पे मरे। तो इट इज लाइक कि बहुत बुरी कंडीशन आ जाती, लेकिन उससे हम लोग काफी ज्यादा, क्योंकि नॉर्मल सर्दी जुकाम सबको यहाँ पे बच्चों को ही हो जाता है, ठीक है, जो मिट्टी मिट्टी के नियर बाय जो वेदर चेंज है, वेरिएशन है, इन सभी की वजह से हमारी बॉडी का एक इम्यून लेवल ऑलरेडी हाई है। फिर भी अगर हम ये बोले कि पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पे कोरोना का ग्राफ इतना ऊपर गया नीचे गया, तो पॉपुलेशन वाला पॉइंट तुमने कई बार सुना होगा न्यूज में, इतनी हाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इट इज नॉट इजी, ठीक है। महाराष्ट्र की सरकार बोलती थी कि जितना पूरे इंडिया के नखड़े हैं उतना अकेले महाराष्ट्र में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और ट्रुथ भी है, हब है। अब देखो, ऐसी डिजीज को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जैसे पता चला वैसे ही आप ट्रैवल एयरपोर्ट पे रोकना स्टार्ट, और जहां जहां हब है वहां वहां क्वारंटाइन कर। न्यूजीलैंड सबसे जल्दी क्योर क्यों हुआ था, क्योंकि उसने यही सारे पैटर्न को फॉलो किए, ट्रेसिंग जरूरी थी, कौन आया कहाँ गया। यहाँ लोग छुप छुप के जा रहे हैं, 500 रुपए दो तो कोई कहीं का कहीं चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसा हो रहा है, अभी हमको ही आरटीपीसीआर लेके जाना था, आना था, आते वक्त नहीं करा पाई, मैं तेरे में गई थी बड़े पापा के, फिर गाँव से आई और तुरंत तो उसके बाद नहीं करा पाया, सिस्टर भी बीमार थी,
तो हुआ क्या, हम लोग खुद ही मतलब नाम चेंज कर दिए, डबल वैक्सीनेटेड है भैया भाभी, मैं नहीं थी भाई, भाभी का सर्टिफिकेट बना के भैया मुझे दे दिया कि ये दिखा देना डबल वैक्सीनेटेड चल रहा है। बट मैंने बोला ठीक है, जरूरत पड़ेगा तब यूज करें। मैंने क्या किया, मैं देखिए मैं वहां पे बात की, मैंने एक लेडी पुलिस थी उससे बात की, देखिए अभी मैं कुछ दिन पहले 1 वीक पहले ही गई हूँ, ये है उस टाइम की आरटीपीसीआर, और अभी मैं मुंबई में नहीं रुक रही हूँ, तो आप चाहो तो रत्नागिरी का एड्रेस और सब कुछ आप नोट डाउन कर लो, फिर आप मुझसे फीडबैक ले लेना। लेकिन आज मेरे पास एक्चुअली में 72 आवर्स का कोई आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं, और एक वैक्सीन है। वो मान गई, चल गया, आ गया रत्नागिरी, ठीक है। तो दैट इज लाइक कि वो क्यों अलाउ किया, अगर रूल है आरटीपीसीआर रिपोर्ट का तो उसको अलाउ नहीं करना चाहिए, और मेरे कहने पे भी उसने मेरा कोई एड्रेस नहीं लिया, कुछ भी नहीं। तो दिस इज काइंड ऑफ लूप होल्स। और इसके तोड़ कैसे है, वही भाभी की जगह अपना नाम कर लिया, आगे सब पारुल यादव को 2 वैक्सीन लगी है, सपना यादव को 1 वैक्सीन लगी है, और चल रहे हैं ऐसे लोग इंडिया में। तो दैट इज काइंड ऑफ कट, कि सबका एक तोड़ 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 निकालते जाए। तो एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। ये चिंता की बात भी है और अच्छी बात भी होनी चाहिए, आप जहां पे भी जाओगे आपको इंडियन मिल जाते हैं। हर जगह हर कंट्री में एक इंडियन कंट्री बसती है, ठीक है, एक छोटा सा इंडियन ग्रुप होता ही है। वाई अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, क्यों ये पॉसिबल हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ की वही जो 1951 में आपने ले आए थे चीजें, प्रोग्राम्स आपके यहाँ आ चुका था, उसकी वजह से, और जैसे जैसे हॉस्पिटल की मेडिकल फैसिलिटी बढ़ती गई, एमएमआर और आईएमआर दो होता गया। तो अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। अब अपने यहाँ जो ग्राफ है, जैसे जापान का ग्राफ, ट्री पढ़ाएंगे हम तुम्हें, एज पिरामिड बोलते हैं इसको। तो जापान का ऐसा है, यहाँ पे ओल्ड एज वाले ज्यादा है, ठीक है, तो ये आपको इन्वर्टेड मिलेगा। अपना कैसा है, अपना बैलेंसेबल है, अपना ओल्ड एज कम है, और ये वाला ब्रॉडर है, मतलब बच्चे बच्चे भी कम है, कुछ इस तरीके से है, लेकिन ये वाला चलता है, ठीक है, बच्चे कम है, ये सबसे ज्यादा है। ये भी एक रीजन था, अगेन कोरोना से आप रिलेट करो, जो कोरोना के लिए सबसे ज्यादा ससेप्टेबल थे वो हायर एज के थे और बच्चे थे, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन कम है, अपनी ये हेल्दी रेंज वाले मतलब एडल्ट पॉपुलेशन ज्यादा है। तो सेम वे में जब रिप्रोड्यूसिबल एज की पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन का आउटकम बढ़ेगा। अलार्मिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, और इसका एक वही रीजन कि अभी तक अपने यहाँ कोई लीगल ऐसा नहीं था कि 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड पॉलिसी चल रही, ओके। Alarming population growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirement, that is food, shelter and clothing. मुझे ईयर नहीं याद आ रहा है, शायद 1981 या 82 में इंडिया में भूखमरी की हालत आ गई थी। मैं थोड़ा हिस्ट्री वाइज जब पढ़ती हूँ तभी तेज रहती हूँ, उसके बाद सब गायब हो जाते, ठीक है। क्या चीज, फेमाइन वाले नहीं, भूखमरी की कंडीशन आ गई थी, मतलब हमारी पॉपुलेशन जितना था उतने अमाउंट में इंडिया में अनाज नहीं था, उतने अमाउंट में इंडिया में खाना पीना नहीं था। तो उस केस में स्टार्ट किया गया था शनिवार को खिचड़ी बनी, ठीक है, जिसको आज लोग कई घरों में अभी भी, यूपी तुम लोग के साइड है या नहीं, लेकिन सैटरडे खिचड़ी बनती है। खिचड़ी जानते हो, दाल और चावल को मिला लो, थोड़ा बहुत कोई सब्जी डाल दिया तो डाल दिया, एक लाइट भोजन। वो भोजन, वो खाना क्यों आया था डाइट में, दैट इज गवर्नमेंट प्लान, कि सैटरडे को खिचड़ी खाना। तो पूरा कंट्री अगर सैटरडे को खिचड़ी खा रहा है तो एक दिन सब जगह का अनाज और वेजिटेबल बचेगा, समझो इस चीज को, आटा बचेगा। तो कोई छोटी छोटी स्टेप बड़े लेवल पे दिखता है। फिर फास्टिंग स्टार्ट हुई थी कि सभी लोग वीक में एक दिन फास्ट रहेंगे, तो इससे वो कंट्रोल किया गया था। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अनाज स्टार्ट हुआ, खरीदना पड़ा था, ठीक है, अनाज अपने कंट्री में खरीदना पड़ा था। अभी ये सब तुम लोग पढ़ोगे, जैसे आगे जाओगे सुनोगे पढ़ोगे, जितना अवेयर रहो। तो फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग में ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगा। एक तो कि कोई आपदा वाली कंडीशन आ गई, जैसे स्टेट वाइज कहीं पे फ्लड आ गया, उड़ीसा में आता ही रहता है हर साल, ठीक है, तुम लोग क्या, तो सुनामी आती है, तो ऐसा बहुत
जहाँ पे जो किया वो अनाज से रिलेटेड कुछ नहीं होता, पॉपुलेशन से रिलेटेड हो जाता है थोड़ा, लेकिन फील्ड वाला एरिया है ही नहीं, खेती गृहस्थी वाला थोड़ा सा अंदर पड़ता है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहता है उसका। लेकिन अब उड़ीसा साइड में हुआ, यूपी साइड में, बिहार साइड में, मध्य प्रदेश में, इन साइड पे जब भी फ्लड आएगा तो उस स्टेट के उस ईयर का ऑब्वियसली अनाज का फॉर्मेशन इन सब में डाउन हो। अब जब अनाज खाने की कमी हुई, शेल्टर जाता है, बाढ़ वगैरह में घर टूटेंगे, ठीक है, तो शेल्टर की प्रॉब्लम। तो एक होता है कि नेशनल आपदा टाइप से, राष्ट्रीय आपदा सारे इसमें आ जाते हैं, तो कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है उससे ओवरकम करने के लिए अलग एक पैकेज होता है। ठीक है बेटा, तो अब पॉपुलेशन, हायर पॉपुलेशन रेट है, ज्यादा लोग इसमें आएंगे तो ऑब्वियसली उस पैकेज का ज्यादा अमाउंट उस पैकेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो यू कैन रिलेट इट कि फूड की, शेल्टर की, जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, मूवी भी बनी थी पुरानी, एक मूवी है रोटी कपड़ा मकान, हम क्यों जी रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, खाने के लिए, रहने के लिए और पहनने के लिए, ये बेसिक नीड्स है। तो फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग में इम्पैक्ट पड़ेगा अगर पॉपुलेशन एवरेज की कंट्री की जितना प्रोडक्शन है उसके ओवर पॉपुलेशन चली जाए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी डायरेक्ट पूछा जाता है बेटा, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेशन? Expectation of life at a given age is the average number of years which a person of that age may expect to live. ठीक है, जिंदा रहने की उसकी एक्सपेक्टेंसी क्या है अकॉर्डिंग टू द मोर्टेलिटी पैटर्न प्रिवेलेंट इन दैट कंट्री, उस पर्टिकुलर कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। जैसे अभी हम लोग कहाँ हैं, यहाँ पे। ओके बच्चा, भाई ये इसराइल यहाँ है, यहाँ पुराना डेटा 70 के करीब एवरेज एज वाला। ठीक है, तो हमारे एक रहता है, अब ये देखो इसका बहुत ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ, जो कि आप देखोगे तो 95, ये तो खैर एक पूरा डेटा दिया हुआ है, ये लाइफ स्पेन से रिलेटेड है कि एवरेज एज कैसे है। फिर आप इसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिलेट करो पॉपुलेशन से, मोर्टेलिटी रेट से रिलेट करो, तो वही कि एट द टाइम ऑफ मतलब 1950, 60, 70, 80 तक भी जब डिलीवरी वगैरह हो रही होगी तो एक्सपेक्टेंसी कम है। ठीक है, लेकिन आज की डेट में गारंटी ज्यादा है कि अगर आप डॉक्टर के अंडर में हो तो देयर इज सम ऑफ द चांसेस कि कुछ मिसहैपनिंग हो, कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, अदरवाइज एक्सपेक्टेंसी हाई है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कि मदर और बेबी दोनों सरवाइव करेंगे। ओके, और इसको यहाँ पे रिलेट कर दिया गया पूरी आपकी ओवरऑल पॉपुलेशन। तो ये उस टाइम का डेटा है आपका, कब का, 2002 का डेटा दे रहा है, 63 ईयर्स, अभी ये जा चुका है 80 टू 90 ईयर्स। और पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह हम बताएंगे, तुम लोगों को पूरा पढ़ना है ग्राफ कि कैसे कैसे डिपेंडेंट होता है, किस तरीके से चीजें बढ़ती है। तो प्रिडिक्टेड, अब ये तो हम लोग क्रॉस कर चुके, पुराना ग्राफ है, चलो आगे बढ़ते। ठीक है, एक डिकेड में जो जनगणना प्रोग्राम तो सुनते होगे तुम, जनगणना चलता रहता है, हर 10 साल में चलता है। ठीक है, उसमें लोग घर 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 उसमें होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, जो कि घर घर आके काउंट लेते हैं कि कितने लोग हैं, बच्चे कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, बाहर कितने हैं, इस तरीके से सारे काउंट उनके चलते, तो इसको बोलते हैं जनगणना। हाँ, हाँ चलना चाहिए, होना चाहिए। 2011 का है ना, 2021 चल भी रहा होगा, ये ऐसे चलता है कि चलता ही रहता है, इतना जल्दी होता नहीं है ना, तो इसमें फिर टाइम लगता है। पॉपुलेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटा ये तो ज्ञान की बात हो गई, सब समझ में आ रहा है। ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज्यादा सोर्सेस, जितने आपके नेचुरल सोर्स है, खाना पीना, फ्रूट, ठीक है, पानी, पॉपुलेशन ज्यादा तो उस पर डिपेंडेंट, नेचुरल सोर्सेज पे डिपेंडेंसी ज्यादा, सप्लाई, सप्लाई की डिमांड बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है तो फिर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है। नेचुरल कोई चीज प्रेजेंट है, आप कहो कि इस एरिया में 100 नारियल के पेड़ हैं और डिमांड हो जाए एकदम कि 10 लाख नारियल के पेड़ की फुलफिल करनी है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, तो कहीं से आपको लेना पड़ेगा, वही सब जनरल बातें हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉपुलेशन होगी, दूसरे अलग अलग तरीके का बिहेवियरल होगा उनका, वो अलग अलग तरीके से इन्वायरमेंट को खराब करेंगे। जैसे सिंपल तुम इसको अर्बन कंट्री, अर्बन सिटीज के फॉर्मेशन से ले लो, तुम्हारे आंखों के सामने ही तुमने रत्नागिरी में चेंजेस देखे होंगे, मेरी आंख के सामने मांडवी में चेंज हो गया, घाटे पे भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई। जब मैं शुरू शुरू में इंट्रो
इंटरव्यू के टाइम आई थी तो मैं काफी यहाँ पे पीस रहता था, शाम के टाइम इतनी भीड़ नहीं दिखती। अब तो रोज लगता है मेला लगा है। तो एकदम मेला जैसा रहता है, बस गाड़ी लेके जाते हैं, रुकते भी नहीं, हम तो ऐसे घुमा के निकल। आरे वारे अभी बचा हुआ है, तो कुछ टाइम में आरे वारे एकदम कमर्शलाइज हो जाएगा। हालांकि आपका रत्नागिरी बायोडाइवर्सिटी सिटी है, इसको कमर्शलाइजेशन अलाउड नहीं है, नहीं तो ये सारे होटल वोटल बन गए होते अभी पूरे। ठीक है, गोवा जैसा हाल हो जाएगा। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, इन्वायरमेंट को यूज करेंगे डिग्रेड करेंगे, सिंपल सी बात। हंगर आएगा, सप्लाई वाली बात, पॉपुलेशन ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा चाहिए। परसिस्टेंस पॉवर्टी, जैसे आप स्टेट वाइज देखो तो बिहार की कंडीशन हमेशा खराब देखी होगी। बिहार वाले हमेशा रोते हैं, बाढ़ है, पॉपुलेशन है, ठीक है, फूड की कमी है, बीमारियां ज्यादा है, मेडिकल फैसिलिटी कम है। यूपी तो फिर भी थोड़ा सा ठीक हो गया है। बिहार इसलिए दो स्टेट में भी डिवाइड हुआ, बिहार और झारखंड, लेकिन फिर भी उसकी कंडीशन अभी सुधर नहीं। इकोनॉमिक स्टेग्नेशियो चेंजेस, जो इकोनॉमिक डिसबैलेंस आएगा। अर्बन डिटोरिएशन, ठीक है, सिटीज का बनना। बिल्डर्स कैसे आ जा रहे हैं, हर एक जगह पे जहाँ पे एक सिंगल तुम्हें घर दिखता होगा, वो हो सकता है आज के 10 साल बाद यहाँ पे 30 माले की पूरी बिल्डिंग दिख रही। तो दैट इज द फॉर्मेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन सबको घर चाहिए तो सब लोग घर लेंगे। एक एक घर में चार चार गाड़ियां दिख रही है, 10 10 गाड़ियां दिख रही है, पता चलता है फैमिली मेंबर इतने नहीं है जितने उनके घर में कार है। पता नहीं क्यों होती, बट ठीक है, सबके अलग अलग शौक हैं। लेकिन ओवरऑल वो सब जाके कहीं ना कहीं आपकी कंट्री को इम्पैक्ट करता है, दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट। ठीक है, कई जगह के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऐसे ऐसे भी हैं कि वो साइकिल पे चलते हैं। चलो बाहर के तो लोगों को छोड़ो, हमारे बीएचयू में प्रोफेसर हैं जो बाइक नहीं चलाते हैं, कार नहीं चलाते, क्या वो खरीद नहीं सकते? वो खरीद सकते हैं, लेकिन उनको हैबिट है, वो या तो पैदल चलेंगे या तो साइकिल से आते हैं। अब बड़े बड़े प्रोफेसर, मतलब जिनके पब्लिकेशन जो जाके यूएसए में मीटिंग में बैठते हैं, वो यहाँ बीएचयू कैंपस बहुत बड़ा है। तो आप इतने डाउन टू अर्थ लोगों को वहां पे देखोगे कि इवन मेरे जो प्रोफेसर सर थे, वो अगर बताने चले कि ये प्रोफेसर है, तो आप ऐसे ट्रीट करोगे कि कोई नौकर वोकर आया होगा सर का घूमने इधर, ऐसे ट्रीट कर जाओगे, एकदम व्हाइट ब्लैक से हेयर, थोड़ी सी अजीब सी पुरानी सी शर्ट, पैंट, हवाई चप्पल है। तो आप ट्रीट ही नहीं कर सकते उनको कि यही वो बड़ी, मतलब एशियन एंडोक्राइनोलॉजी फर्स्ट लैब है वो, और उसके सबसे बड़े हेड सर आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे पहले से पता था, मैं पहचानती हुई थी। तो ऐसे ऐसा हो जाता है। तो बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं जो कर सकते हैं ऐसा, वो अपने बच्चों के लिए कर देते हैं भले ही, लेकिन वो खुद पे अप्लाई नहीं करते। तो हेल्थ इश्यूज तो होंगे बेटा, पॉपुलेशन ज्यादा, जैसे कोरोना के केसेस ज्यादा बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा हेल्थ इश्यू। हॉस्पिटल में पेशेंट को रखने की जगह नहीं बचेगी, ऐसे केसेस वाली बात आ गई। Therefore, the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate. ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, आपका रिप्रोड्यूसिबल पॉपुलेशन आपके कंट्री में ज्यादा है, इसका मतलब आपको पॉपुलेशन ग्रोथ पे वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी पॉपुलेशन में मोस्टली क्या है, रिप्रोड्यूसिबल एजेस के लोग हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली, छोटी फैमिली, by using contraceptive methods, statutory raising of marriageable age of the female to 18 years and that of males to 21 year, मतलब वही बाल विवाह को रोको। ठीक है, एक एज डिफाइन की गई कि मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए, इसके बाद ही शादी हो। इंसेंटिव्स गिवन टू कपल्स विद स्मॉल फैमिली, जो सारी योजनाएं आ रही, ठीक है, कि गर्ल्स चाइल्ड पे इतना होगा, एक बच्चे पे आपको गवर्नमेंट फैसिलिटी इतनी मिलेगी, इस तरीके का भी यूपी में आई थिंक आ गया है, आने वाला है या आया है, कुछ तो हुआ था अभी लास्ट मंथ में, गवर्नमेंट फैसिलिटीज का कुछ आया। तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज के लिए ऑब्वियसली एक तो वही होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो पहले, हस्बैंड या वाइफ कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो उनको फैसिलिटीज मिलती है। तो दैट इज लाइक इंसेंटिव कि कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे हो, और उस गिफ्ट को ही लिए अवेयर होके वो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड में लाइफ उनका चल रहा है। वैक्सीनेशन के लिए भी देना पड़ा, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे थे, वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे थे। देखो ये तो मैं भी मानती हूँ कि डेथ हुई है वैक्सीन से, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको तभी समझ में आएंगे जब वो इतने कम टाइम में, वैक्सीन का फॉर्मेशन भी एक बड़ा चैलेंज था। वैक्सीन के फॉर्मेशन में बेटा 10 10 20 20 साल भी लगे।
और कुछ वैक्सीन तो आज तक बनी भी नहीं है। ठीक है, तभी तो आप बोल रहे हो HIV एड्स इसका कोई क्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई वैक्सीन इसकी बनी नहीं। और ऊपर से वायरल डिजीज में होता है, वायरस में होता है RNA। RNA करता है रेप्लिकेट, चेंज, म्यूटेशन करता है। बेटा सेम लिंक से रिज्वाइन कर लेना तुम लोग, है ना। तो म्यूटेट करता है, तो जब तक आप एक एक उसके स्ट्रेन पे वर्क कर रहे हो, उसने 4 स्ट्रेन और बना ली। क्या आपकी पॉपुलेशन है, कहाँ पे आप क्या अप्लाई करा रहे हो? In the last century and all around development in various fields significantly important है बेटा paragraph, improved the quality of life of the people. Quality of life बढ़ रही है. However, increased death, health facilities along with better living condition had an explosive impact on the growth of population. सिंपल सी बात यह है कि आपको जब इतना रहने का तरीका, आपको फैसिलिटी पता है, आपको सप्लीमेंट मिल रहे हैं, आप कैपेबल हो, तो सर्वाइवल रेट बढ़ रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। कई सारी बीमारियों के तो वैक्सीन लग गए। पहले तो हैजा, कॉलरा, ये सब डिजीज होती थी तो पूरे के पूरे गांव समेट जाते। ठीक है, कोई नहीं बचता था, इवन डेड बॉडी जलाने के लिए लोग नहीं बचते थे। ऐसी ऐसी सिचुएशन होती थी, और वो डिजीज अभी दिख नहीं रहा। मम्स, मिजल्स, ये सब बहुत अच्छे से कंट्रोल्ड में है। चेचक, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ठीक है, ये सब तुम लोगों ने सुना होगा। तो पहले ये बहुत होते थे। जैसे अभी कोई तुम्हें बहुत ओल्ड एज के लोग दिखे, उनके फेस पे स्कार्स दिखेगा। ठीक है, वो इतना भयंकर होता था कि आंखों की रोशनी चली जाती थी कई लोगों की। तो वो सब फेटल डिजीज होते थे उस टाइम। अब इन सब डिजीज के होने के चांसेस कम हो गए, इन सब डिजीज के क्योर आ चुके हैं, वैक्सीन आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली जितना डेथ रेट इनका था वो डेथ रेट सर्वाइवल रेट में है। ओके, अभी कैसे डिजीजेस बढ़ गई हैं? हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, कैंसर, ठीक है, इस तरीके के डिजीज बढ़ती जा रही है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इस तरीके की डिजीज अब बढ़ रही। छोटे छोटे वायरल इन्फेक्शन, मतलब देखने में तो छोटे लगते हैं बट होते हैं ना। The world population, which was around 2,000 million in 1900, rocketed to about 6 billion by 2000. अब मैंने शायद यहाँ ग्राफ लगाया नहीं है। जब पॉपुलेशन स्टडी तुम लोग पढ़ोगे ना, तो वहां पे मैं ग्राफ दिखाऊंगी तुम्हें एक, कि जो एक सीक्वेंस होता है ना, कि हर 10 साल में, हर 10 ईयर के गैप में इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो एक ग्राफ मिलेगा आपको। लेकिन ऑल ऑफ सडन यहाँ पे क्या हो रहा है इस एज फैक्ट, इस टाइम फ्रेम में, कि ग्राफ ऐसे चल रहा है, ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे प्लेग वगैरह का जो टाइम आया था तुम्हारा 1910 वाला, तो उसमें तो निगेटिव में चला गया। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब बर्थ रेट इज लोअर देन द डेथ रेट, तो दैट इज ग्रोथ कर्व निगेटिव में चला जाता। लेकिन अभी क्या फैसिलिटी बढ़ी, तो ये ऑल ऑफ सडन स्लोप कैसा हो गया, ऐसे। ठीक है, तो जो 10 साल के इंटरवल में होना चाहिए, 5 साल वाला ही गैप यहाँ पे आपको मिल गया। मतलब वो 50 साल के इंटरवल में जिस पीक पे जाना चाहिए, वो चीज 10 साल में मिल रही है। तो दैट इज एक ग्रेजुअल, आपको बहुत तेजी से यहाँ पे चेंज देखने को मिली। 1900 rocketed to about 6 billion by 2000. ओके, चेंज है 2 बिलियन से लेके 6 बिलियन, कितने गैप में चला गया, 10 साल में। A similar trend was observed in India too. इंडिया में भी हुआ। Our population which was approximately 350 million, अब तो 1 अरब के ऊपर है, 1.5 अरब लगभग है एट द टाइम ऑफ। तो इसका एक ग्राफ चलता है बेटा, जिस दिन मैं पॉपुलेशन पढ़ाऊंगी ना, उस दिन मैं तुम लोग को पॉपुलेशन कर्व वगैरह में उस दिन का ग्राफ दिखाऊंगी। तो गूगल पे डायरेक्ट ग्राफ आता है, पॉपुलेशन ग्राफ। वो बर्थ बर्थ दिखाता है, डेथ बर्थ, डेथ बर्थ, एक एवरेज निकाल के वो दिखाता है। तो वो डेली चेंज हो रहा है, तो कितनी पॉपुलेशन है उस दिन के उस पर्टिकुलर टाइम पे आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको वो मिल जाएगा। दैट मीन्स एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन, ये पहले भी कंक्लूड हो गया था। और रैपिड डिक्लाइन इन डेथ, डिक्लाइन हुआ ना, अगेन वही बात है कि कॉन्सेप्ट, कि आपकी ट्रीटमेंट वगैरह सब बढ़ गया। Death rate, MMR, IMR, as well as an increase in number of people in reproducible age are probable reason for this. तो ये सारे रीजन आपको एक कॉम्पैक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्या पॉपुलेशन इंक्रीज होने के रीजन। What is the correct reason among the given for the increase in rise in population? Through our RCH program, क्या है फुल फॉर्म?
रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, RCH, इसमें मदर और बच्चे सब आ जाते। Through our RCH programs, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal. According to the 2001 census report, the population growth rate was still around 1.7%, that is 17 per thousand per year. एक साल में 1000 लोग पे 17 नए लोग आ रहे हैं हर साल। ओके, समझ में आई बात? A rate at which our population could double in 33 years. तो ये अलार्मिंग कंडीशन है। आगे अगर हमारी इसी तरीके से इस रेट में बन रहा है, 2001 का है, 33 में ऑलरेडी 20 साल तो चले गए। ओके, तो इसी तरीके से आपको पता है कि इंडिया में पॉपुलेशन की प्रॉब्लम तो चली रही, तो अलार्मिंग कंडीशन से बढ़ ही रहा है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट, दे दिया इसमें, चलो, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, दैट इज 20 per thousand per year, a rate at which our population could increase rapidly, बढ़ गया ये 1.7 से क्या हो गया 2% पे चला गया। Such an alarming growth rate, तभी हमारे यहाँ वन चाइल्ड पॉलिसी को अप्लाई करने की बात चल रही है कि वन चाइल्ड पॉलिसी होनी ही चाहिए, नहीं तो ये एक तरीके से बस्ट की तरह हो जाएगा, बूम आएगा। An alarming growth rate could lead to an absolute society of even the basic requirement, that is food, shelter, clothing, और इसमें एजुकेशन भी होना चाहिए, कभी ऐड नहीं हो रहा है अपने आप, in spite of significant progress made in those areas. ओके बेटा, मतलब ये कहने की बात सिर्फ है, सिर्फ सोशल बातें हैं ये सब, कि आप कितनी भी बिल्डिंग बना लो, मॉल बना लो, आप हॉस्पिटल्स बना लो, आप एजुकेशन स्कूल्स बना लो, इन अगर इसी रेट से सब चीजें पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ता गया तो ये सारी जितनी आप फैसिलिटी दे रहे हो वो फैसिलिटी भी कम पड़ेगी, और कितना भी आप फैसिलिटी जितना बढ़ाते जाओगे उतना यूज करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। तो हमेशा ये कैसे, जैसे आज कमी अगर हेल्थ सिस्टम की, तो वो कल भी होगी, क्योंकि पर हॉस्पिटल पे कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने पेशेंट होने चाहिए, उसका ग्राफ आपका बढ़ता जाए। ठीक है, तो आप नए नए हॉस्पिटल आप जब तक बनाओगे तब तक हो सकता है कि उस एरिया में 2 की जगह 10 हॉस्पिटल की नीड, यही कहानी है इसकी। कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, आप भले ही टेक्नोलॉजी को इनहेंस कर रहे हो, आप इम्प्रूवमेंट करोगे, आप एम्स 4 और बना लो, आप हॉस्पिटल 4 और बना लो, लेकिन उस एरिया की अलार्मिंग कंडीशन, पॉपुलेशन 5 गुना बढ़ चुकी है, तो शायद आपने जो बनाया है वो रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं हो। Therefore, the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate. ठीक है, ये हो गया था। अब यहाँ पे देखो, you might have seen advertisement in India in media as well as poster bills showing a happy। अभी टिकट वगैरह बुक कराओ तो उन सब में आप काउंटर टिकट जब बुक कराते हो, मतलब ऑनलाइन टिकट में तो मैसेज आते हैं, लेकिन काउंटर टिकट बुक कराओगे तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अवेयरनेस वाले चीज चिपका देते हैं वो। ठीक है, हम दो हमारे दो, वी टू अवर टू। Many couples, mostly the young urbans working ones, have even adopted an one child norm। ठीक है, रूल नहीं है लेकिन हो सकता है वो बहुत सारे आपको न्यूक्लियर फैमिली अभी दिखेगी जिनके पास सिर्फ वन चाइल्ड है। स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल, ये पॉइंट रिपीट क्यों हो रहा है? एंड इंसेंटिव्स गिवन टू द, वो जो बुलेट में था वही आई थिंक एनसीईआरटी का होगा। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, थोड़ा सा सुनो ध्यान से। लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड व्हिच हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। ओके, तो सबसे पहले तो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। इस कैरेक्टरिस्टिक के कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चन बन। अनवांटेड कॉन्ट्रासेप्टिव, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? ठीक है, साइड इफेक्ट ना हो, गारंटेड हो, ठीक है, रिवर्सिबल हो, जब तक नहीं चाह रही है नहीं चाह रहा पर्टिकुलर कपल तब तक ही उनका कंसीव करने का, मतलब वो फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं। लेकिन इसके सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि जितने भी हार्मोनल बेस्ड हैं उनके ट्रीटमेंट से क्या होता है कि 3 साल 4 साल जो आफ्टर मैरिज आजकल चल रहा है, उसके बाद जब वो चाहते हैं तो उस टाइम उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, जिसकी रेट काफी मतलब लो अमाउंट में है, सहेली के साथ। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, जैसे आप कोई ऐप यूज करते हो तो भी आप देखते हो कि भाई यूजर फ्रेंडली हो,
उसका कैप्शन का एग्जाम देने जा रहे हो और बीच में एरर आ रहा है, टेक्निकल पेपर नहीं ओपन हो रहा है, सबमिट कर रहे हो, सबमिट नहीं हुआ, ऑप्शन आपने टिक किया, वो गायब हो गए, तो ये सब क्या हुआ, वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। ओके, तो इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, जो भी यूज कर रहे हैं वो यूजर फ्रेंडली हो, इजिली अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो, जिस पर्पज से ले रहे हैं वही उसका इफेक्ट हो, रिवर्सिबल हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। जब तक परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव आपसे नहीं पूछा गया क्वेश्चन में, तब तक आप रिवर्सिबल पॉइंट को ध्यान रखो। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी किया गया, दैट इज परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन, सर्जिकल में आता है। ट्यूबेक्टोमी को रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत कर सकता है, वही बता रहे हैं। बहुत सीरियस केस में, मतलब बहुत डिमांडेड केस में, और वो बहुत ही एक फाइन ऑपरेशन होता है, ऐसे गली मोहल्ले में होने वाला ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि पूरी ट्यूब की लेयर, कैपिलरीज, आर्टरीज, सबको वहां पे ज्वाइन करना पड़ता है दोबारा। ओके, तो जब तक नहीं पूछा जाएगा तब तक नहीं कर सकते। सर्जिकल इज अ परमानेंट, रिवर्सिबल विद, हाँ हाँ, एक टाइम, एग मतलब इन विट्रो वाला ना, निकाल के फ्रीज करने वाला, दैट इज ना। तो रिवर्सिबल मतलब उसमें क्या, वो एग बाहर आ गया तो उसको बाहर फर्टिलाइज कराया, इन विट्रो में जाए। अच्छा, तुम ऐसे बोल रहे हो कि एग निकाल के फ्रीज कर लिया, फिर 2 साल बाद फर्टिलाइज किया। तब तब अगर एक बाहर की और वो अंदर नहीं, मतलब पॉसिबल है, हो सकता है कहीं पे होता भी हो, सारी नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन नेचुरल केस में तो साइकिल जो है वो फ्रीजेबल नहीं। ठीक है, रिवर्सिबल विद नो और लेस साइड इफेक्ट, बेटा ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी है। इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कपल टेंशन में है और उसका सेक्सुअल ड्राइव एक जो रहता है, जो फीलिंग्स वगैरह सब इमोशनल है, वो चीजें नहीं खत्म होनी चाहिए उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रासेप्टिव से, डिजायर एंड और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, उसके लिए वो कपल फ्री होना चाहिए मेंटली। Criteria of ideal contraceptive: safe and effective, acceptable to all, inexpensive and easy access, reversible, simple to administer, independent of coitus, quick onset of action, should not act on libido, and requiring little or no medical supervision. ठीक है, बहुत सारा, अभी एक एक वन बाई वन पढ़ेंगे तो देख। A wide range of contraceptive methods are presently available, which could be broadly grouped into the following category. कैटेगरी याद रखना है बेटा आपको, नेचुरल, नेचुरल में ट्रेडिशनल, नेचुरल क्या है, सिर्फ फिजियोलॉजी को समझो, बॉडी की फिजियोलॉजी, तो कुछ भी केमिकल नहीं यूज हुआ, बॉडी को फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, बॉडी की फिजियोलॉजी की अवेयरनेस दी जाएगी, दैट इज द नेचुरल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। देखते हैं अभी डिटेल में। बैरियर मेथड, मेल और फीमेल के जो एग है और गैमेट है उनके बीच में, मतलब लाइक की कॉन्डोम जैसे तुम लोग जानो, दैट इज बैरियर, कोई केमिकल नहीं यूज हुआ लेकिन एक बैरियर है, बीच में कोई बाउंड्री है। ठीक है, दैट इज बैरियर मेथड। आईयूडीज, अगेन इम्प्लांटेशन की है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होती है, डिफरेंट डिफरेंट है, वो भी मेटल बेसिस पे वर्क करती है, एंटीजन बेसिस पे वर्क करती है, एंड हार्मोनल बेसिस पे वर्क करती है। क्लियर? तो लाइक कि यूट्रस के अंदर ऑलरेडी कोई बाहर की चीज है, सिंपल अगर हम तुम्हें समझाए तो कोई बाहर की चीज ऑलरेडी यूट्रस के अंदर है, तो यूट्रस की मैकेनिज्म जो नेचुरल चल रही थी वो डिस्टर्ब हो जाए। ओके, तो इस तरीके से आयोडीज को इम्प्लांट किया जाता है। ओरल कंट्रासेप्टिव टैबलेट्स, इंजेक्टेबल्स, हॉर्मोन्स के इंजेक्टेबल्स आते देखेंगे, इम्प्लांट्स हॉर्मोन्स के ही होते हैं, उनको भी देखेंगे, एंड सर्जिकल मेथड में ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी आ जाए। नेचुरल मेथड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। अब जो आपने पढ़ा है ओवुलेशन का पूरा पीरियड और टाइम देखा आपने, उसमें आप देख रहे हो कि 14th डे पे ओवुलेशन हो रहा है, इसका मतलब +4 कर दो तो वो एक ऐसा पीरियड है जिसकी ड्यूरेशन में फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा है। तो अब कोई
कपल है ऐसा जो कि ट्रेडिशनली रूल को फॉलो करता है, कुछ रिलीजन्स में भी होता है, तो उन रिलीजन्स के लोग इस ड्यूरेशन में रिलेशनशिप बनाने से, मतलब फिजिकल इंटरकोर्स करने से बचेंगे। तो दैट इज नेचुरल मेथड, कुछ और उन्होंने नहीं किया, सिर्फ उनको अवेयरनेस है कि बॉडी की फिजियोलॉजी कैसे वर्क करे। बट अगेन इसका कोई गारंटी नहीं, ठीक है, एश्योरेंस नहीं है। हो सकता है बॉडी का हार्मोन डिस्टर्ब रहा, ओव्यूलेशन अभी 21 डेज पे ओव्यूलेशन होना है, तो वो तो 18 डेज वाला चला जाएगा, तो यहाँ पे बाई चांस प्रेगनेंसी होती है। क्लियर है बेटा? तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस सबसे पहले इसमें आ रहा है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस मतलब कुछ एक पीरियड में एब्सेंस है, इन वन सच मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम क्वार्टर्स फ्रॉम डेज 10 to 18 of the menstrual cycle when ovulation could be expected। ठीक है, ओवुलेशन होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, तभी चांसेस है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ओवुलेशन के फिनोमेना पे ये वर्क किया। As chances of fertilization are very high during this period, it is called fertile period। अब इसी का अपोजिट है, किसी कपल को अगर प्रॉब्लम हो रहा है, कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो डॉक्टर उसको सजेस्ट करेगा, उसका उसका साइकिल रीड करके डॉक्टर उसको मेडिसिन देगी और उसको सजेस्ट करेगी कि ड्यूरिंग दिस डेज पॉसिबिलिटी ज्यादा है फर्टाइल करने की, इस टाइम एग रिलीज होता है, तो वो इस ड्यूरेशन में क्वाइटस करेंगे। तो कैसे दोनों में यूज हुआ, जस्ट व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ बॉडी, बॉडी कैसे वर्क कर रही है उस फिनोमेना को यूज करके एक डे डिसाइड किए गए, कुछ रेंज ऑफ डेज डिसाइड किए कि जिस डेज में फर्टिलाइजेशन के चांसेस हाई है उसी को बोल दिया गया फर्टाइल पीरियड। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा ये। देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग मतलब इस ड्यूरेशन में एब्सेंस ऑफ क्वाइटस, फ्रॉम क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉन्सेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड, कुड बी गारंटेड नहीं है। विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टर्स नेचुरल फिनोमिना है कि मतलब इंटरकोर्स के ड्यूरेशन में इंसेमिनेशन की प्रोसेस ना हो। इंसेमिनेशन मैंने बताया कि रिलीज ऑफ सीमेन इज नॉट द इंसेमिनेशन, रिलीज ऑफ सीमेन इनसाइड द reproductive tract of female, that is insemination। तो at the time of insemination अगर पेनाइल मतलब पेनाइल इरेक्शन के फॉर्म में वो रिलीज कर लिया जाए, फीमेल बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए और इंसेमिनेशन की जगह इजेकुलेशन हो, मतलब रिलीज ऑफ सीमेन हो जाए नेचर में, तो दैट इज अगेन नेचुरल है, सिर्फ मेथड को यूज किया, कोई केमिकल यूज नहीं हुआ यहाँ पे। is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before the ejaculation। तो इजेकुलेशन की मेथड प्रोसेस तो होगी लेकिन वो इंसेमिनेशन नहीं होगा, टू अवॉइड इंसेमिनेशन। तो अगेन ये नेचुरल हो गया, लेकिन रिस्क ऑफ कंसेप्शन इन दोनों ही केसेस में रहेगा, और ये तो सिर्फ आपका ओवुलेशन वाला टाइम और ये डे को मार्क कर दिया गया, अब इसमें 8 से लेके 16 तक किया गया। ठीक है, ये गर्ल टू गर्ल फीमेल टू फीमेल वेरी करेगा, उसकी साइकिल किस पैटर्न में चल रही है, उसको कितने दिन पे उसके मेंस्ट्रुएशन रिलीज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बनाएगा। इसको आप कर सकते हो, जो क्वेश्चन में आता है दैट इज 10 to 18, 14 से +4 -4। क्लियर बेटा? अब इन सब केसेस को ग्रीन क्यों किया गया हुआ है, ये वो फेज है जहां पे फिजियोलॉजी कह रही है कि ओवम होगा ही नहीं, तो ओवम नहीं होगा। स्पर्म तो देखो डेली फैक्ट्री वाला मैकेनिज्म है, स्पर्मेटोगोनिया से डिवाइड होना है, वो हर 24 आवर पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पे स्पर्म तो है, बट स्पर्म को फर्टिलाइज करने के लिए ओवम नहीं प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया रेड मार्किंग, मतलब अलार्मिंग पीरियड हो गया, फर्टाइल फेज है, और इसके पहले नॉन फर्टाइल वाला एक एक्सपेक्टेड नॉट गारंटेड। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है। लैक्टेशन एमेनोरिया मतलब मदर को जो फीमेल है वो अभी डिलीवरी हुई है उसकी और लैक्टेशन टाइम चल रहा है, तो उस केसेस में भी ये साइकिल डिस्टर्ब होती है, और उस केस में भी एक लिमिट तक 6 मंथ तक, 3 मंथ तक, 4 मंथ तक, फिर इसकी भी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन रहता है ये ड्यूरिंग कुछ फेज तक, एक तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन वाला भी हो गया, एक लैक्टेशनल जो आफ्टर डिलीवरी वाला रहता है वो भी, उस ड्यूरेशन में भी पर्टिकुलर साइकिल के थ्रू ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता है। और यहाँ पे जो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन लिखा हुआ है दैट इज कंटिन्यूअस ब्लीडिंग भी चलती है अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ, एक डिस्टर्बेंस पूरा चलता है, तो वो कैसा रहेगा। अब अगेन वही बात है, ना ओवम रिलीज होगा ना फर्टिलाइज होगा।
Method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. एक तो ये भी हो गया। फिर अब सबको पता है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम में भी मेंसेस नहीं चल रहा है, अरेस्ट हो गया है सब कुछ, तो वो वाला भी पीरियड क्या है, सेफ है, लेकिन दैट इज नॉट सजेस्टेड। ठीक है, कपल को ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड में इंटरकोर्स सजेस्टेड नहीं होता है। Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil. कहीं पे भी तुम्हें भी गारंटी वाली बात नहीं आ रही है। However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following parturition. As no medicine or devices are used in these methods, अभी जितने भी ऊपर आपने मेथड्स देखी इसमें कोई भी मेडिसिन या कोई एक्सटर्नल डिवाइस यूज नहीं हुआ है, दैट्स वाई ये सभी क्या है, नेचुरल। साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, इट्स ओनली बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू हाइजीनिसिटी। चांसेस ऑफ फेल्योर हाई रहेंगे, दो ऑफ दिस मेथड आर ऑल्सो हाई। तो ये आपको मैच द कॉलम में आ जाता है। नेचुरल या नेचुरल मेथड जो है दैट इज बेस्ड ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी और मेनली फीमेल बॉडी की फिजियोलॉजी पे डिपेंडेंट है। इसमें जो लैक्टेशन एमेनेरिया वाला है ये आफ्टर डिलीवरी मतलब पार्चुरेशन के 6 मंथ तक ही अप्लीकेबल है। और बेबी मैंने बताया बेबी 3 ईयर तक भी फीड कर सकता है, 5 ईयर तक भी फीड कर सकता है। इट्स अगेन डिपेंड ऑन कि फीमेल को कितना मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, क्या उसका हार्मोनल कंडीशन। तो ऐसा गारंटेड नहीं है कि जब तक बेबी जब तक जो मदर है वो लैक्टेशन फेज में है तो वो कंसीव नहीं कर सकती है। दिस इज नॉट द रूल। ओके, क्लियर है, तुम लोग को क्लियर है? आकाश, आयुष, ईशा, मुजर, निनास, श्रावणी, प्रतीक। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे फिजियोलॉजी को लाया गया, मतलब जो आपने साइकिल पढ़ा है ना उसी को अप्लाई कर लिया। इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजुअली एक मिनट टाइम, चलो टाइम ओवर हो गया, कल देखेंगे ना बैरियर मेथड, कल देखेंगे, फिर अभी 11th का भी लेक्चर। ओके, कल देखेंगे, कल क्या मंडे को देखेंगे। और एक अच्छा खासा ये छोटा सा चैप्टर है, यहाँ वाला ये वाले जब जब ड्रग्स और केमिकल आ जाएंगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा ड्रग कौन सा केमिकल कैसे उनके कंसंट्रेशन वेरी करते, वो फिजियोलॉजी में किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे। और फिर आईवीएफ वाला इम्पोर्टेंट। चलो बाय बाय, एमसीक्यू सॉल्व करो।